नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है गॉसियस लॉ। नाम सुन के ही आपके दोबारा कान क्या हो गए होंगे? चौंक गए होंगे। पहली बार कान कब चौंके थे? जब आप क्लास 12th में थे और आपके टीचर ने आपको मार मार के ये बोला था कि भैया इसको याद कर लो, इसको रट लो, यह आपके पेपर में 100% आने वाला है। तो सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है। मैं तो आपको ये नहीं कहूँगा कि रट लो, लेकिन मतलब फील वही रहेगी कि ये क्या होने वाला है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इसको शुरू करें। और आप सब लोग जानते हैं, इसे शुरू करने से पहले हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा? फ्लक्स के बारे में जानना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना पड़ेगा। और एक्चुअल में हमने फ्लक्स के बारे में बात पहले ही कर चुके हैं। कब की हमने बात करी? कब? जब हम क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे। और उसमें भी हम जब क्या पढ़ रहे थे? सरफेस इंटीग्रल पढ़ रहे थे। तब वहां पर हमने कि फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड के बारे में क्या किया था? डिस्कस किया था। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा फील्ड है? एक वेक्टर फील्ड है। तो वहीं से हम वो डेफिनेशन उठाएंगे और उसको किस में लागू कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। ठीक है, एक बार उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें कि व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू ए वेक्टर फील्ड। तो ऐसे हिंट डालो, सबसे पहले हिंट डालो का अभी इसको हेडिंग मत डालना, ये तो आपको टॉपिक है, इसको ऊपर लिख दो। मतलब जो ऊपर मतलब हेडिंग होती है ना, जहां पर नहीं लिखना होता है, बोलते हैं हमारे टीचर, वहां क्या लिख दो? गॉस लॉ लिख दो। और उसके नीचे जहां से लाइन स्टार्ट होती है कॉपी में, वहां पर लिखो क्या? फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, या ऐसा लिखो, क्या? फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड क्या लिखा हमने? वेक्टर फील्ड ए। कोई वेक्टर फील्ड क्या है? ए है। पासिंग थ्रू सरफेस एस इज डिफाइन एज। कैसे डिफाइन करते हैं? अज्यूम किया कि मेरे पास क्या है? एक ये वेक्टर फील्ड है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? मेरे पास कोई एक वेक्टर फील्ड है और इस वेक्टर फील्ड में क्या रख दिया मैंने? एक कोई इस तरीके से एक सरफेस रख दिया। ठीक है, यूं करके सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज सरफेस इन ए वेक्टर फील्ड। ओके, इस तरीके से क्या रख दिया मैंने? कोई एक सरफेस एस सरफेस रख दी मैंने यहाँ पर, और ये कोई क्या है? वेक्टर फील्ड ए है। ठीक है, और ये क्या है? सरफेस एस है। देन फ्लक्स ऑफ दिस वेक्टर फील्ड ए पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज गिवन बाई phi इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर दिस सरफेस एस, क्या आ जाएगा यहाँ पर? a डॉट एन कैप इंटू डी एस, ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? तो दिस इज द फ्लक्स ऑफ दिस वेक्टर फील्ड A passing through this surface S. This is the mathematical representation of, क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लक्स। कि मैथमेटिकली फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर n कैप क्या है और ds क्या है? A तो हमको पता है, A क्या है? जो वेक्टर फील्ड हमको दिया है वही हमारे पास A है। और जो n कैप क्या है? हम सब जानते हैं फ्रॉम अवर नॉलेज, दिस n कैप इज नॉर्मल वेक्टर या फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब नॉर्मल परपेंडिकुलर में आ गया तो इसको क्या लिखेंगे? यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है, टू द सरफेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी ये सरफेस है तो इस सरफेस में यहां पर अगर मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर खींचूं तो दिस विल बी लाइक दिस। ओके, तो दिस इज एन कैप एंड दिस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये जो एन कैप है ये क्या है? इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, और एंड दिस ds इज व्हाट इज दिस? क्या है ds? बताओ फटाफट क्या है? आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, ds इज एरिया एलिमेंट। तो ये क्या है? हमारा एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट। ds है वो क्या है? एरिया एलिमेंट है। तो अज्यूम किया मैंने कि यहां पर एक छोटा सा क्या है? एरिया एलिमेंट है, इस तरीके से यूं करके। ओके, तो दिस थिंग इज ds। ओके, तो दिस इज ds। इनफाइनेटिजिमल एरिया एलिमेंट ही बोल सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लिखना चाहोगे यहां पर क्या लिख दोगे? इनफाइनेटिजिमल एरिया एलिमेंट इज ds। क्लियर है इतनी बात? और कभी कभी हम क्या करते हैं? इस n कैप को इस ds के साथ मिक्स कर देते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दिस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस s, दिस a वेक्टर डॉट क्या आ जाता है मेरे पास? ds वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी हम इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं। और बुक टू बुक जो मेरे पास
एरिया एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज होता रहता है। किसी बुक में ds वेक्टर लिख देते हैं और किसी बुक में dA वेक्टर भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे और करके लिखो, और दिस phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस S, दिस इज वेक्टर A डॉट dA वेक्टर। अगेन जो dA वेक्टर है वो वही है जो क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पर ds वेक्टर लिखा है, बस लिखने का तरीका क्या है अलग है। ओके, आपको वहां पर जब क्वेश्चन आएगा या फिर आप जिस बुक को फॉलो कर रहे होगे वहां पर क्लियरली बोला होगा कि जो यहाँ पर जो dA वेक्टर है वो क्या है मेरे पास एक एलिमेंट्री एरिया वेक्टर है, ठीक है वहां। और उसी तरीके से लिखा होगा कि जो ds वेक्टर है वो क्या है एक एलिमेंट्री एरिया वेक्टर है। क्लियर होगी इतनी बात, यहां पर तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लिया हमने। नाउ अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट विल बी द फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, अगर जो सरफेस मैंने यहां पर ओपन सरफेस है, दिस इज ओपन सरफेस, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर खाली सरफेस लिखा है, तो खाली सरफेस का मतलब क्या हुआ ओपन सरफेस हुआ, ठीक है। जब तक वहां पर ऐसा बोला नहीं जाए पर्टिकुलरली कि ये सरफेस कैसी है, तो खाली सरफेस जब तक लिखा होगा तो उसे हम क्या पढ़ेंगे ओपन सरफेस बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, अगर सरफेस कैसी हो क्लोज हो, तो ऐसे अगला लिखो कि फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए, फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एस, ठीक है। क्या है कोई क्लोज सरफेस एस है। अब क्लोज सरफेस का मतलब यहां बनाओ डायग्राम, देखो कि ये क्या है मेरे पास, अज्यूम कर लो इस तरीके से एक क्लोज सरफेस है और माना यहां से कुछ इस तरीके से ये वेक्टर फील्ड यहां को बाहर को निकल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई वेक्टर फील्ड इस तरीके से क्या हो रहा है यहां से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। यूं करके क्या हो रहा है एक वेक्टर फील्ड यूं करके डाइवर्ज हो रहा है, ठीक, लाइक दिस, ओके, ये ठीक है। अगर मैं ज्यादा प्रिसाइसली इसको दिखाना चाहता मैं यहां पर इसको अलग अलग एरो से भी दिखा सकता था, ठीक है, यूं करके, और फिर अगेन यहां पर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर यहां ऐसे काट के, तो क्या आ जाता है ऐसे आ जाता है, ठीक है। वैसे दिखा दो, एक ऐसे दिखा, आप समझ लो, फील समझ लो कि मतलब यहाँ पर मैं इसको अलग अलग वेक्टर से भी क्या कर सकता है रिप्रेजेंट कर सकता था, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है, ठीक है। तो और उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फैराडे रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, ओके ना। अब देखो क्या बोला, फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एस, और ये सरफेस क्या है ऐसे, ठीक है, ये सरफेस ऐसे, अगर आपको थोड़ा बहुत इसको फील लेना है तो ऐसे बना दो यहाँ पर, ठीक है, यूं करके, एंड दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग और विजुअलाइजिंग, मतलब एक तरीके से आपको बताना चाह रहा है कि ये सर्कल नहीं है, ये क्या है एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है, ठीक है, इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्फीयर है। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो कैसे निकालोगे बताओ। देन दिस फ्लक्स इज इक्वल टू किसका हो जाएगा कि दिस फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, अब यहां पर क्या आ जाता है अंडा लग जाता है, एंड दिस अंडा इज रिप्रेजेंटिंग दिस सरफेस इज सॉरी ऐसा आएगा यहां पर, दिस अंडा और दिस सर्कल विच इज जो मैंने यहां बना रखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस सरफेस इज क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो अगेन ए वेक्टर इंटू एन कैप इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर डी एस आ जाएगा, ठीक है। और इसी को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, दिस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस एक वेक्टर डॉट यहाँ पर कितना आ जाएगा ये डी एस वेक्टर आ जाएगा, ठीक। और अगेन यहां पर जो एन कैप है, दिस एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर सरफेस, तो दिस इज एन कैप, तो ये क्या है मेरा एन कैप है जो क्या होगा इस पर नॉर्मल होगा, तो ये क्या है मेरे पास एन कैप है। और जो डी एस है वो क्या है मेरे पास कोई एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट है, तो अज्यूम कर लो दिस इज सरफेस एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से क्या अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पर एक सरफेस एलिमेंट, तो दिस इज डी एस, तो ये चीज क्या है मेरा डी एस है, क्लियर हुई बात। तो दिस थिंग इज डी एस सरफेस एलिमेंट एंड दिस थिंग इज नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस, जो क्या होगा इस सरफेस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्लियर हुई बात। तो दिस इज द फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए, या फिर एनी वेक्टर ए, वेक्टर फील्ड भी बोल सकते हैं वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन हमको पर्टिकुलरली किस वेक्टर के लिए देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ डिस्कशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ discussion, now we want to know what will be the electric what will be the flux due to electric field E, electric field
ई वेक्टर, ई के ऊपर क्या लगाओ, वेक्टर लगाओ, ठीक है। फ्लक्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट विल बी द, नाउ वी वांट टू नो व्हाट विल बी द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसको हम बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस थिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आप लिख दोगे इसको कि फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिखो यहां पर फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ई लिखो खाली, ई, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ई कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे फाई से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई ई से, ठीक है। यहीं पर लिख दो इसका आगे से, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और उसके बेस में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो दिस इज फाई ई। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंड इट इज डिफाइंड एज, एंड इट इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एस इज डिफाइंड एज, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any surface S is equal to किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू, कहां से लिखोगे, इधर से लिख दो, ठीक है। यहां पर ई की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी ए की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, इतना तो चेंज होगा। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस, एंड ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस आ गया, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत इसको विजुअलाइज करना चाहो तो कुछ ऐसा केस है कि मेरे पास यहाँ पर कोई क्या है, चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है चार्ज, और इससे क्या हो रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है यूँ करके, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर निकल रही है। मैंने क्या रख दिया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रास्ते में एक सरफेस रख दिया जिसका नाम क्या है, एस है, ठीक है। यहां पर क्या रख दिया मैंने, इस तरीके से एक सरफेस रख दिया यूं करके, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा है, एक सरफेस एस रख दिया मैंने यूं करके, ठीक है। तो दिस इज सरफेस एस इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके रास्ते में एक सरफेस रख दिया, यानी एक कॉपी जैसे रख दी मैंने यहाँ पर। अगर मैं ये कॉपी बोलूँ, ये कॉपी है यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, तो ये कॉपी रख दी मैंने यहाँ पर यूं करके, कैसे भी टेढ़े रख दी, ऐसे रख दी, सीधे रख दी, तिरछे रख दी, मतलब कैसे भी रख दी मैंने। अब देखो इस कॉपी से, ये सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना क्या करेगा, फ्लक्स पास करेगा, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये कहां से लिखा, ये यहां से लिखा, और ये कहां से लिखा, हमने वेक्टर एनालिसिस में सरफेस इंटीग्रल पढ़ा था, वहां से लिखा। देखो कनेक्ट हो रहा है ना, वेक्टर एनालिसिस और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक और वेक्टर एनालिसिस कनेक्ट हो रही है। तो समझ में आया ना, वेक्टर एनालिसिस पढ़ना कितना जरूरी है, ठीक है। ओके, अब देखो अगर मैं यहीं पर जो अपनी सरफेस है उसको क्लोज कर दूं तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एक क्लोज सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, लिखो पेन डालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ऐसा करके लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। देखो कुछ ऐसा केस होगा कि मेरे पास क्या होगा, यहां पर कोई एक क्यू चार्ज होगा, और इससे क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है तो ऐसे ही बाहर निकलेंगी, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और यहां से ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे यहां से बाहर निकल रही है, और ऐसे इस तरीके से बाहर निकल रही है, फिर यहां से ऐसे बाहर निकल रही है, फिर ऐसे बना दो, ठीक है। जितने बना सकते हो, वो आपके पेशेंस पर डिपेंड करता है, और आपकी पेन कितनी पतली है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये लाइन ग्रिफिथ ने लिखी है, ठीक है। ग्रिफिथ सर कितना अच्छा लिखते हैं ना, मतलब उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पर कितनी फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंस वाले व्यक्ति हो, क्योंकि बोर हो जा रहे हो इसको मतलब करते करते, मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचते खींचते बोर हो जा रहे हो। और उन्होंने दूसरा ये बोला है कि आपकी पेन कितनी पतली है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अनगिनत खींच सकते हो, ओके, जब तक कि आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हो। हाँ, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है तब कहानी अलग हो जाएगी, ठीक। तब वहां पर एक फिक्स नंबर ऑफ लाइन क्या होंगी, इमिट होंगी किसी चार्ज, मतलब अगर मेरे पास 2 कूलाम चार्ज दे रखा है, अगर मैं बोलूं उसे 10 लाइन इमिट हो रही है तो उसे 10 ही लाइन इमिट होंगी, ठीक है।
ओके ना, अब देखो ये क्या है, मेरे पास एक क्यू चार्ज है और उसका ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके चारों ओर एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसके चारों ओर एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके चारों ओर सरफेस ड्रॉ कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, एक सर्कल नहीं, क्या ड्रॉ कर रखा है, एक स्फीयर ड्रॉ कर रखा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो 3 डायमेंशन में निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक डायमेंशन 2 डायमेंशन में निकल रही है, सिर्फ इस प्लेन में निकल रही है, इस बोर्ड पे निकल रही है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह निकल रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी 3 डायमेंशन में ऐसा हो रहा है। अब यहां पर मैं क्यों नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि भैया ये मेरा बोर्ड है एंड बोर्ड इज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो ये क्या है, एक स्फीयर है। ये चीज क्या है, मेरा स्फीयर है। थोड़ा बहुत इसको देखना चाहते हो तो मैं इसे डॉटेड लाइन से दिखा दूं, थोड़ा आपको फील आ जाएगा, मतलब कि ये चीज क्या है, स्फीयर है, ठीक है। थोड़ा वो फील आ रहा है कि जो बना रखा है मैंने, ये क्या है, एक स्फीयर है। और इस स्फीयर का ये क्या है, सरफेस है ना। अब इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा या फिर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, देन दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, दिस इज क्लोज सरफेस, तो ये क्या है, क्लोज है, ये क्या है, क्लोज है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और यहां पे इंटीग्रेशन कौन सा वाला आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, एंड दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट एन कैप इंटू ds। अगेन यहां पर जो n कैप होगा वो परपेंडिकुलर सरफेस होगा, और ds जो होगा वो छोटा सा एरिया एलिमेंट होगा, और ये क्या है, मेरे पास e वेक्टर है, वो तुमको पता है। तो दिस विल बी लाइक दिस, जो n कैप होगा वो यहाँ की ओर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहां पर भी सेम केस होगा कि जो मेरा n कैप होगा तो दिस विल बी परपेंडिकुलर सरफेस लाइक दिस, दिस इज माई n कैप, ये क्या है, हमारा n कैप है। क्लियर है इतनी बात, ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कैसे हमने मैथमेटिकली हमने बोला कि दिस विल द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, लेकिन थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि फील नहीं आ रहा है, कि मतलब क्या जो हो रहा है, मैथ्स तो है, मैथ्स ही तो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन फिजिक्स में तो ऐसा होता नहीं है, नहीं फिजिक्स में हम बोर नहीं होते हैं। फिजिक्स में हमें हर चीज़ के पीछे, मतलब अगर ये मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है, इसका कुछ न कुछ फिजिकल मीनिंग होता है, यानी कुछ न कुछ रियलिटी से कनेक्टेड होता है। तो क्या है, मतलब फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन, ठीक है, कौन सी वाली, थ्योरी वाली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकल डेफिनेशन तो लिख दी हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखो पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर उसको समझाऊंगा। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज number of field line passing through any surface perpendicularly, ठीक है, किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रही हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्लियर है आपको इतनी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहां पर डेफिनेशन में ऐसा लगा इन्वर्टेड कॉमा लिख दो, ठीक है ना। अब यहां पर ऐसा क्यों बोला, देखो यहां पर तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, ठीक है। माना ये सरफेस है, हम गिन लेंगे कि इस सरफेस से 1 2 3 4 लाइन जा रही हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कितनी फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास कर रही हैं। लेकिन यहां पर उसने एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा, दिस इज परपेंडिकुलरली। वो फील्ड लाइन कैसी होनी चाहिए, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात। देखो ऐसा क्यों बोला हमने, ऐसा इसलिए बोला, थोड़ी देर अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूं करके। ओके, समझ में आ रही थोड़ी बात, थोड़ा बहुत बात समझ में आ रही है आपको। तो दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे कुछ है। नाउ अब मैंने यहां पर क्या रख दिया, एक सरफेस रख दिया। अब सरफेस कैसा रखा, कुछ ऐसा सरफेस रखा, अगर मैं रखना चाहूं तो कॉपी उठाता हूं एक में, देखो इस तरीके से एक सरफेस रख दिया, यूं इंक्लाइन करके। कैसे रख दिया, इस तरीके से सरफेस रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, तो कुछ ऐसे बना दूंगा। तो दिस इज माई सरफेस, ठीक है, तो दिस थिंग इज माई सरफेस, तो ये क्या है, मेरा सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, मेरा सरफेस है, यूं करके। ओके, तो इतना ही बनाए। तो दिस इज सरफेस, ये क्या है, सरफेस है, ऐसे रखा है मैंने, ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये क्या है, फील्ड लाइन है। और अज्यूम करो कि अगर मैं क्या बोलूं, ये सरफेस है यूं करके। अगर मैं यहां पर
इसका एरिया वेक्टर निकालो, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर एरिया वेक्टर तो है, तो दिस थिंग इज एरिया वेक्टर, जो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर इसका परपेंडिकुलर निकालूं तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, कहां की ओर, ऊपर की ओर, तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। कैसे, ऐसे, तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिख रहा है आपको, तो दिस इज द परपेंडिकुलर इन दिस सरफेस एस, तो ये सरफेस एस है, ध्यान देना, तो दिस इज सरफेस एस एंड दिस इज एन कैप, तो ये क्या है मेरा एन कैप है, तो दिस इज एन कैप एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो क्या है सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है। लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर है, इसको अगर मैं यहां बनाऊं, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो जो मेरा एन कैप है, या बोल सकते हैं जो एरिया एलिमेंट है, अगर मैं यहां पर एक एरिया एलिमेंट अज्यूम करूं तो एरिया एलिमेंट किस डायरेक्शन में होगा, एन कैप डायरेक्शन में होगा। तो जो मेरा एन कैप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल में आ रहा है, कुछ एंगल में आ रहा है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। तो जो मेरा एन कैप है वो दो डायरेक्शन में टूट जाएगा, कौन कौन से, एक अलोंग दिस थिंग, अलोंग द लाइंस, अलोंग द फील्ड लाइन, एंड अनदर वन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, दूसरा ऐसे टूट जाएगा, ऐसे टूटेगा नहीं टूटेगा बताओ, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, कि एक ऐसे टूट जाएगा और एक ऐसे, इसके दो कंपोनेंट निकल के आ जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकल के आएगा दिस विल बी एन कॉस थीटा, ये क्या होगा, एन कॉस थीटा होगा। इसको मैं एन कॉस थीटा नहीं लिख के कुछ ऐसा लिख दूं तो दिस विल बी द, अगर मैं बोलूं कि मैंने यहां पर क्या कर रखा है, छोटा सा एरिया एलिमेंट अज्यूम कर रखा है इस तरीके से, दिस इज डीएस, देन दिस विल बी एन कैप डीएस, ऐसा होगा नहीं होगा बताओ, तो दिस विल बी एन कैप डीएस, तो दिस थिंग विल बी, जो ये होगा वो क्या होगा मेरा, दिस इज इसका इस डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा मेरे पास, ds cos थीटा होगा, वो क्या होगा ds cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा मेरे पास, ds sin थीटा होगा, नहीं होगा, ds sin थीटा होगा। अब देखो एक्चुअल में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो सबसे पहले जो एरिया वेक्टर था, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है, ये अब एरिया वेक्टर हो चुका है, ठीक है, एन कैप इंटू ds, तो दिस होल थिंग इज एरिया वेक्टर, इन दोनों को कंबाइनली मैं ऐसा लिख सकता हूं, अभी हमने पढ़ा ना, तो दिस थिंग इज एरिया वेक्टर। तो जो एरिया वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट निकल के आए, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसका मतलब जो मैं यहां पर सरफेस एस ऐसे था, इसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, यहाँ पे दो सरफेस में तोड़ दिया, एक सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ये है और एक सरफेस का एरिया वेक्टर ये है। तो ये वाला जो सरफेस है, अगर मैं इन दोनों सरफेस को सेपरेटली यहां बनाना चाहूं, ध्यान सुनना, ये जो सरफेस में दो तोड़े, एक सरफेस ये है, एक सरफेस का एरिया वेक्टर ये है और एक सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, और अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली यहां बनाना चाहूं तो जो ये वाला सरफेस है, कौन सा वाला, ds cos थीटा, तो ds cos थीटा जो एरिया वेक्टर किस सरफेस का होगा, ऑब्वियसली बात है इस सरफेस का, तो एक सरफेस ये है मेरे पास, ठीक है, एक सरफेस ये है और जिसका जो एरिया वेक्टर है वो ये है, जिसका नाम क्या है मेरे पास, ds cos थीटा है। और जो दूसरा मेरे पास सरफेस है, कौन सा वाला, जिसका सरफेस एरिया वेक्टर क्या है, ds sin थीटा है, वो कैसे होगा, ऐसे होगा, तभी तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा ना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। तो दिस थिंग अनदर एरिया इज लाइक दिस एंड इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस थिंग, एंड दिस थिंग विल बी ds sin थीटा, ds sin थीटा। अब यहां पर हमारे पास कितने सरफेस हैं, दो सरफेस हैं, एक सरफेस ऐसे है और एक सरफेस ऐसे है, ठीक है, यानी अब ये जो सिंगल कॉपी थी मेरे पास, ये सिंगल कॉपी थी यूं करके, ठीक है, यूं थी, इस सिंगल कॉपी को मैंने दो कॉपी में तोड़ दिया, एक कॉपी कैसे हो गई है, ऐसे हो गई है, जिसका एरिया वेक्टर ये है, और एक कॉपी ऐसे हो गई है जिसका एरिया वेक्टर ये है। समझ में आ रही बात, एक बार और बोलो, देखो मेरे पास पहले सरफेस के टर्म में लेते हैं, मेरे पास पहले एक सिंगल सरफेस एस था, मैंने क्या किया, वेक्टर की हेल्प से इस सरफेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सरफेस वो है जो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, जो जिसका एरिया वेक्टर ये है, ds cos थीटा है, और जो दूसरा सरफेस है वो ये है, जिसका एरिया वेक्टर ये है, यानी ds sin थीटा है। अब बताओ कि इस सरफेस से जिसका एरिया वेक्टर ds sin थीटा है और जो पैरेलल टू फील्ड लाइन है, देखो ये वाला जो सरफेस है वो कैसे है, पैरेलल टू फील्ड लाइन, ये कॉपी ऐसे लिखी हुई ना, जैसे फील्ड लाइन है वैसे ही कॉपी भी है, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, यानी कितनी फील्ड लाइन पास करेंगे, आंसर है 0 फील्ड लाइन पास करेंगे, यानी से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करेंगी। और ये जो मेरे पास क्या है, ये वाला जो सरफेस है जो कैसे है, जिसका एरिया वेक्टर ऐसे है, और लेकिन वो जो सरफेस है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन है। अब यहां पर ध्यान देना, इन दिस केस द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड लाइन बट दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन, ठीक है, सरफेस क्या है, फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, यहां पे कंफ्यूजन होता है, जो सरफेस है वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या है, फील्ड लाइन के पैरेलल है। एरिया वेक्टर और सरफेस दोनों क्या है, अलग अलग चीजें, ठीक है। तो दिस सरफेस, तो ये सरफेस कैसे है, परपेंडिकुलर सरफेस है, तो हमेशा जो फील्ड लाइन पास करेंगी वो किससे करेंगी, सरफेस के या फिर किसी सरफेस के एरिया वेक्टर के
परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट से क्या करेंगे, पास करेंगे, एरिया वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट से। क्लियर है बात, दिस इज पैरेलल थिंग। हम बोल सकते हैं उसी सरफेस से पास करेंगे जो क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। एक बार इसको खुद से विजुअलाइज करने क्या करना, कोशिश करना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलरली इसलिए लिखा है यहाँ पर। क्लियर है बात, आप कैसे रखो, ऐसे मैंने सरफेस रखा था, इंक्लाइन रखा था, तो सिर्फ वही फील्ड लाइन पास करी जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर फील्ड लाइन उसी सरफेस से पास करा जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात इतनी, ओके। ना अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात होगी आपको, हाँ होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। एक तरीके से हमने इसको थ्योरेटिकली क्या कर लिया, सीख लिया ना। अब बात करते हैं किसकी, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन से एक नई चीज यहां पर निकल के आएगी जो क्या होने वाली है, मजेदार होने वाली है। लिखो, क्वेश्चन लिखो कि लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ, लेट अस कंसीडर, ऐसे लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q is placed at the center of, या फिर बोल सकते हैं चार्ज Q is placed inside surface, inside an sphere, a sphere of radius r, then what will be the electric flux passing through surface of sphere S due to charge Q, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, एक इस तरीके से सरफेस है, या बोल सकते हैं स्फीयर है, ठीक है, ओके। बना दिया स्फीयर हमने एक, ठीक, एक अच्छा सा गोला सा, बना नहीं बना शायद, ओके। इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, हाँ एक स्फीयर है, और ये क्या है, इसका सेंटर है, और इसे क्या बोल दो, दिस इज जेड एक्सेस, वाई एक्सेस एंड दिस वन इज एक्स एक्सेस। इसे क्या बोल दो, एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। इस तरीके से बोल दिया ना। उसके सेंटर में क्या रखा हुआ है, कुछ चार्ज Q रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कुछ चार्ज Q रखा हुआ है। कहां पर, इसके सेंटर पर। हमें निकालना है कि इसकी सरफेस से जो कि इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, जितनी इसकी रेडियस है उतनी डिस्टेंस पर है, और हमने अज्यूम कर रखा है कि इसकी रेडियस कितनी है, r है, दिस रेडियस इज r, ठीक है। ये रेडियस क्या है, r है, और इससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फील्ड लाइन बनाना चाहूँ तो दीज आर द फील्ड लाइन, और ड्यू टू दिस चार्ज Q, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फील्ड लाइन क्या होंगी, इस तरीके से अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी, ठीक है। दीज आर द फील्ड लाइन, तो इस तरीके से क्या हो रही है, फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, ओके। और हमें निकालना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस विल बी, वही क्या होगा, हमारा फ्लक्स होगा ना। तो कितनी होगी वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कर दो फाइंड, गिनो फटाफट। ऐसे गिने करोगे नहीं, कैसे करोगे, डेफिनेशन से करोगे। देखो डेफिनेशन क्या थी हमारे पास फ्लक्स की, ये थी, ठीक है। क्योंकि ये कैसे सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है। ये जो सरफेस है एस, वो कैसी सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है। तो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो फ्रॉम डेफिनेशन सिंस वी नो कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। पहले तो क्या निकालो, एन कैप निकालो। तो अज्यूम करो कि यहां पर मेरे पास क्या अज्यूम कर लिया मैंने, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लिया। तो दिस इज एरिया एलिमेंट डी एस, ओके, दिस इज एरिया एलिमेंट, ठीक है। कोई सरफेस है, उस सरफेस के मतलब हाँ कोई स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस में छोटा सा पैच, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं सब फुटबॉल होते हैं ना, तो फुटबॉल में जो एक बेंजीन होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सरफेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस थिंग इज सरफेस एलिमेंट। और अज्यूम करो कि यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा, दिस एन कैप विल बी द परपेंडिकुलर टू सरफेस। और परपेंडिकुलर टू सरफेस कहने का मतलब इन डायरेक्शन ऑफ रेडियस, बिकॉज ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है क्लास 8th में, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन विल बी आर कैप डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन होगी कौन सी होगी, मेरी आर कैप डायरेक्शन होगी, यानी कौन सी डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। और एंड दिस इज ऑल्सो, दिस थिंग इज ds। तो ये क्या होगा, मेरा ds होगा, ठीक है। ये चीज क्या होगा, हमारा ds होगा। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि जो मेरा एरिया वेक्टर है
ऑफ दिस एलिमेंट वो क्या होगा मेरे पास आर कैप डी एस होगा। क्या होगा वो आर कैप डी एस होगा। उसको मैं पूरा इस पूरे को क्या बोल सकता हूँ एरिया वेक्टर ही बोल सकता हूँ, या बोल सकते हैं एलिमेंट्री एरिया वेक्टर आर कैप डी एस। ये किसको एक डी एस किसको दिखा रहा है उसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, और जो आर कैप है उसको किसको दिखा रहा है उसके डायरेक्शन को दिखा रहा है। यानी इस पूरे को मैंने कंबाइन लिख दिया, ये जो इतना था ना इसको मैंने कंबाइन लिख दिया। तो दिस थिंग इज लाइक दिस। ओके, तो विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड परपेंडिकुलर सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ इन रेडियल डायरेक्शन। ओके, बिकॉज रेडियल डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फीयर। ठीक, नाउ या फिर सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ये इतनी चीज चल गई, जो इतना है इसकी वैल्यू कितनी है आर कैप डीएस है। अभी डीएस क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमें क्या चाहिए, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये पॉइंट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। तो एट कैपिटल आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, दिस आर कैपिटल सॉरी ई इक्वल टू ये होता है हमारे पास क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहां से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है आर है, और यहां क्या आता है मेरे पास आर कैप। आर कैप करने का मतलब दिस आर कैप, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा नोटेशन ऐसा है तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, करली आर की चिंता मत करना अभी यहाँ पर। ठीक, इस डायरेक्शन हमने क्या रखा आर कैप डायरेक्शन, तो दिस थिंग इज आर कैप डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो करली आर है, करली आर कैप वो किसके बराबर है, ये आर कैप के डायरेक्शन है। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, नाउ दिस थिंग ना, अब एक काम करो फिर इनको उठा यहां रख दो। ओके, और एक चीज और यहां से पता चल रही है कि जो ई है इतना जो टर्म है दिस थिंग, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कांस्टेंट। ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट है, बिकॉज दिस चार्ज इज एट द सेंटर। ये चार्ज कहां पर है, सेंटर पर है। अगर सेंटर पे नहीं होता तो ई की वैल्यू क्या होती, चेंज होती, बिकॉज यहां पर डिस्टेंस अलग होती, यहां डिस्टेंस अलग होती। लेकिन हमने जानबूझकर सेंटर पर एज्यूम कर रखा है क्योंकि सिंपलेस्ट केस वही बनता है। इसने बोला नहीं है कि सेंटर पर एज्यूम करो, लेकिन हमें सिंपलेस्ट केस चाहिए, हमें मतलब ऐसा मतलब आंसर निकालना है, बिना दुविधा के आंसर निकालना है। तो जानबूझकर मैंने कहां पर लिया है इसको, क्यू को इसके सेंटर पे लिया है। ठीक है, अब सेंटर पे लिया है तो इसका मतलब इससे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा, यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। यानी ये जो टर्म है इतना, ये क्या है कांस्टेंट है। तो उसको उठाओ और इधर रख दो। तो यहां से मेरे पास फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, दिस फाई ई इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रेशन है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, डबल इंटीग्रेशन लिख दूं, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन हमेशा डबल इंटीग्रेशन होता है। तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दिस इज आर कैप डॉट दिस इज आर कैप। अब ds क्या होगा, ds इज एरिया एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, है ना। दिस इज ds इज एरिया एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। अब जिसने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है वो झटक से बोलेगा कि ds विल बी व्हाट विल बी द ds विल बी आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि दिस ds इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ऐसा क्यों होगा, सिंस वी नो कि दिस ds विल बी लाइन एलिमेंट इन फाई डायरेक्शन और इनटू लाइन एलिमेंट इन थीटा डायरेक्शन, लाइन एलिमेंट इन थीटा डायरेक्शन इनटू लाइन एलिमेंट इन फाई डायरेक्शन, बिकॉज वी वांट टू नो कि व्हाट विल बी द एरिया एलिमेंट इन आर कैप डायरेक्शन। तो बाकी बचे हुए जो कोऑर्डिनेट है, बाकी बचे हुए जो कोऑर्डिनेट हैं वहां पर जो हमारे पास एरिया एलिमेंट होता है उन दोनों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है, और यहां पर इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे आंसर ये आ जाएगा। ठीक, ओके, तो इसको उठा के यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास। अब देखो यहां पर एक चीज और, हम ऑलरेडी कहां पर है, सरफेस है, तो यहां पर कैपिटल स्मॉल आर की जो क्या रख सकते हैं, हम कैपिटल आर रख सकते हैं। ठीक है, जो आर है स्मॉल आर है वो क्या है, यहां से इसके सेंटर से डिस्टेंस है, और वो किसके बराबर है मेरे पास, कैपिटल आर के बराबर है। तो यहां से कैपिटल आर लिख सकता हूं मैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर अंदर कितना आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज डी थीटा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर डी फाई आ जाएगा। ठीक है, लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट जो फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी, और थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर डॉट आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया, डबल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एंड 0 से पाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा डी फाई। देखो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, हम सबको पता है इसका आंसर कितना निकल के आता है, 4 पाई निकल के आता है। जब लिमिट 0 से पाई और 0 से 2 पाई हो तो फाई इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, 4 पाई आ गया, तो 4 पाई से 4 पाई उड़ा, तो यहां से मेरे पास the electric flux passing through this closed surface which enclose a charge q is equal to q upon epsilon naught। ये क्या निकल गया मेरे पास,
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल गया और ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन कराने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है, जैसे कि अभी हमने यहां पर पढ़ा कि मेरे पास क्या था, एक क्लोज सरफेस था, जो एक स्फीयर का क्लोज सरफेस था इस तरीके से। इसके अंदर हमने एक चार्ज Q डाला जो कि मैंने इसके सेंटर पर रखा, ठीक है, जो कहां पर रखा, मैंने इसके सेंटर पर रखा जानबूझ के, ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। और मैंने पाया कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, इसकी सरफेस से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। फ्लक्स ना बोले क्या बोल दूं मैं, अगर थोड़ा और प्रिसाइज हो जाऊं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दूं, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और ये जो चीज लिखी है ना यहां पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज गॉस थ्योरम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारी, गॉस थ्योरम हो गया। अब वहां पर गॉस थ्योरम में है या फिर गॉस लॉ है, तो वहां पर कुछ क्या होंगे, कंडीशन होंगी। गॉस लॉ क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप चार्ज कहां पर रखो, सेंटर पर रखो, चार्ज आप इस स्फीयर के अंदर कहीं पर भी रख सकते हो, उससे निकलने वाला फ्लक्स हमेशा कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है, क्लियर है बात। और एक चीज और बोलता है वो कि इस गॉसियन सरफेस के बाहर मैंने, सॉरी, इस सरफेस के बाहर, इस क्लोज सरफेस के बाहर कोई एक चार्ज और रख दिया मैंने, Q डैश रख दिया, और इस Q डैश के कारण इससे निकलने वाला फ्लक्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसके कारण इससे निकलने वाले फ्लक्स का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना फ्लक्स पास करेगा इसके सरफेस से, तो आंसर है 0 फ्लक्स पास करेगा। यानी वही चार्ज हमें कंसीडर करने हैं जो कहां होते हैं, स्फीयर के अंदर होते हैं या फिर किसी सरफेस के अंदर होते हैं। यानी सरफेस के अंदर बोल रहा हूं, इसका मतलब सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम की या फिर गॉस लॉ की एक और कंडीशन है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक और चीज, जो हम यहां पर सरफेस लिया है, यहाँ पे जो क्लोज सरफेस लिया है गॉस, अगर ये जो लॉ है गॉस ने दिया तो इसको हम क्या बोल देते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं, ठीक है। और गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा होता है, क्लोज होता है, ठीक। तो समझ में आई बात। तो ये तो एक क्वेश्चन था, और इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ पढ़ा नहीं, लेकिन प्रूफ पहले कर दिया, लेकिन ऐसे बोल के नहीं बोला कि ये प्रूफ है, लेकिन प्रूफ किया क्या है हमने, गॉस लॉ ही प्रूफ किया। अगर आप कभी भी जीवन में क्वेश्चन आए कि प्रूफ गॉस लॉ, तो आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब लिखो, हेड डालो क्या, गॉस लॉ, ठीक है। उसमें सारी बातें जो अभी तक बोली हैं उनको एक एक करके लिखेंगे और नोट डाउन करेंगे और मजे करके लिखेंगे। देखो हेड डालो क्या, गॉस लॉ। गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें लिखो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface, और क्लोज सरफेस को गॉस की याद में क्या बोल देते हैं, कभी कभी गॉसियन सरफेस ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, ठीक है। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है, देन दिस विल बी इक्वल टू, अगर मेरे पास कोई एक सरफेस है यूं करके, जो कि क्लोज सरफेस है, यूं करके, दिस इज सरफेस एस एंड विच इज क्लोज सरफेस, जो कि दिख भी रही है, एंड इट इज इन फॉर्म ऑफ स्फीयर, ठीक है, ओके, लाइक दिस। और इसके अंदर कोई भी एक चार्ज क्यू हमने अज्यूम कर लिया है, तो इसकी सरफेस से बाहर निकलना जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा किसके, इसके अंदर जो नेट चार्ज है, और अभी वो कितना है, क्यू है। देन दिस थिंग इज गॉस थ्योरम। तो यही क्या है, हमारा गॉस थ्योरम है। इसको यहाँ पर अजीब लग रहा है तो इसको इधर लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। और जो ये होता है फाई ई होता है, इसकी वैल्यू ये होती है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि दिस फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर जो क्यू है इसके नीचे क्या लिख दो, इनक्लोज लिख दो, क्यू एनक्लोज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे लिखा है ना, एनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड,
ठीक है, एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस थिंग इज गॉस थ्योरम। तो यही क्या है हमारा गॉस थ्योरम है, जो कि क्या है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, नाउ अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट गॉस थ्योरम। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस थ्योरम, अबाउट गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। ओके, क्या है, कुछ पॉइंट आपको पहले से पता होंगे और एक दो पॉइंट आपको यहाँ पर नया भी पता चलेंगे। देखो, पहला पॉइंट तो क्या है कि गॉसियन सरफेस कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इट मस्ट बी क्लोज। तो यहां पर लिखो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैन बी एनीथिंग, कैन बी, यहां पे ऐसे लिखो गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, मस्ट बी क्लोज्ड एंड इट्स शेप, इट्स SHAP shape can be anything, can be anything। या फिर वी कैन चूज गॉसियन सरफेस फ्रीली। हम एक स्फेरिकल सरफेस भी चूज कर सकते हैं, हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे अंदर मतलब हम क्या है उसके लिए फ्री हैं, लेकिन हम ऐसा चूज करेंगे जिसमें हमको कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो कैन बी एनीथिंग, क्या लिखा, क्लोज सरफेस एंड इट्स शेप कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग बट वी चूज दोज सरफेस, दोज सरफेस, THO कैसे लिखते हैं, दोज सरफेस, सरफेस इन विच कैलकुलेशन विल बी इजी, विल बी, क्यों अपने लिए मुसीबत लेनी हो रही है। ठीक है, जब हमारे पास स्फेयर लेके काम चल जा रहा है तो इसके आगे पीछे मैं आड़ा तिरछा क्यों लूं। ठीक है, आंसर उससे भी वही आएगा, उससे भी उतना ही फ्लक्स पास करेगा। मतलब कुछ भी सरफेस हो, फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं क्या बोलूं, अगर मेरे पास ये के चार्ज है, क्यू चार्ज है यहाँ पर, और इसके चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर रखा है, तो इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मैं जो चार्ज क्यू है इसके चारों ओर मैं ऐसा सरफेस खींच दूं एक, ठीक, कुछ भी एक आर्बिट्री, ठीक है, कोई भी शेप हो सकता है उसका, तो इससे पास करने वाला फ्लक्स भी कितना होगा, जो क्यू ई होगा वो भी कितना होगा मेरे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। उसके मैग्नीट्यूड में या बोल सकते हैं जो उससे निकलने वाला फ्लक्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वही तो क्या है, गॉस लॉ है, तो गॉस लॉ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन होना कैसा चाहिए, उसने क्लोज होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, एक पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखो कि चार्ज आउटसाइड द स्फीयर, सॉरी आउटसाइड द सरफेस have no contribution in electric flux passing through any surface। तो यहां पर लिखो सेकेंड पॉइंट, charges outside the sphere, outside the surface and Gaussian surface have no contribution in flux passing through surface, passing through given surface। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई यहां पर एक सरफेस है यूं करके, ओके, कोई इस तरीके से मेरे पास एक आर्बिट्री सरफेस है और इसके अंदर कुछ चार्ज है, लेट अस से दिस इज Q1, तो Q2, Q3, Q4, Q5, कुछ चार्ज बाहर भी हैं, Q6 और एक चार्ज यहाँ है Q7। देन दिस Q6 एंड Q7 हैव नो कंट्रीब्यूशन इन फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S। देन अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, Q6 एंड Q7 have no contribution in flux passing through
पासिंग थ्रू सरफेस एस, ठीक है। तो इस केस में तो फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एस क्या हो जाएगा बताओ, फ्लक्स थ्रू एस कितना हो जाएगा बताओ, दिस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, सारे क्या है पॉइंट चार्ज हैं तो सबका सम, तो क्या हो जाएगा मेरे पास देखो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ठीक है, दिस वन, एंड दीज टू हैव नो कंट्रीब्यूशन। एक बार समझ सकते हो कि क्यों कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब देखो फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अब देखो ये सरफेस एस है, देखो मान लिया यहां से इससे दो फील्ड लाइन पास हो रही हैं। थोड़ी देर बाद जूम कर लो कि इसकी सिर्फ दो फील्ड लाइन है, एक ऐसे गई और एक ऐसे गई। थोड़ी देर ऐसे तो दो होंगी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जूम करो तो दो हैं, ओके, यूं करके। अब देखो हुआ क्या, यहां से इस सरफेस के अंदर कितनी फील्ड लाइन एंटर करी, दो फील्ड लाइन एंटर करी, और कितनी फील्ड लाइन बाहर निकल गई, दो ही फील्ड लाइन बाहर निकल गई। तो इसको कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करी, जीरो, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो नेट फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया ना, ठीक है। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी जीरो, बिकॉज जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। बहुत मतलब कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ये। देखो जितना फ्लक्स यानी जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके अंदर जाएंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर उतने ही बाहर निकल गए तो हुआ ही कहां, फ्लक्स पास ही कहां हुआ, जितना अंदर घुसा उतना ही बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये भी इसका मतलब ये क्या हो सकती है, इसकी रीजनिंग हो सकती है, ठीक है। हो सकती है क्या, मतलब यही रीजनिंग है कि मतलब क्यों जो बाहर चार्ज होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जीरो क्यों होता है, वो कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हैं इससे पास होने वाले फ्लक्स में, ठीक है। वही कंट्रीब्यूट करते हैं जो कहां होते हैं, उसके अंदर होते हैं, या बोल सकते हैं जो सरफेस के अंदर होते हैं। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़े, दो हो गए ना, अगला लिखो, तीसरा लिखो। तीसरा हो जाएगा हमारे पास क्या कि कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अगर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक है और आप वाइवा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो पक्का है कि वाई गॉस लॉ इज वैलिड, ठीक है। तो आंसर है गॉस लॉ इज वैलिड जस्ट बिकॉज ऑफ कुलाम्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बहुत थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ना, ध्यान सुनना, कि गॉस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन कुलाम्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कुलाम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यही रीजन है कि गॉस लॉ एग्जिस्ट करता है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कुलाम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना बंद कर दे तो गॉस लॉ भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, ये वाला रिजल्ट, यानी फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखो यहां पर कि चौथा पॉइंट, एक दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट लिखो, गॉस लॉ इज वैलिड only when Coulomb's law obey inverse square law, ठीक है। कुलाम्स लॉ जब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा तभी जो हमारे पास क्या है, गॉस लॉ क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी एक झलक आप थोड़ा बहुत, जो प्रूफ हमने किया था, जो एक्चुअल में क्वेश्चन था, वो एक्चुअल में क्या था, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ था। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहां पर किया वो क्या था, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ था। अगर वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, कुलाम्स लॉ यानी फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, अगर कुलाम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे सक्सेसिव हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जब वहां 1/r² आ रहा था, वहां पर r से r क्या होगा, कैंसिल हो गया। अगर आप मतलब पन्ना पलट के पीछे देखो, वहां पर r से r क्या होगा, कैंसिल हो गया। अगर ध्यान सोचो, अगर वो r से r कैंसिल नहीं होता, क्या ये रिजल्ट आता, वहां पर नहीं आता, ठीक है। वो r से r कैंसिल तभी हो पाया जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, कहने का मतलब यही हुआ कि कुलाम्स लॉ क्या कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। समझ में आई बात। तो गॉस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन
Coulomb's law follow inverse square law and Coulomb's law always follow inverse square law, so Gauss law is always valid। ठीक है, तो Gauss law क्या है, हमेशा क्या होगा, वैलिड होगा। क्लियर है बात इतनी? ओके, और चौथा पॉइंट लिखो यहाँ पर। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, जो Coulomb's law है या फिर बोलते हैं जो Gauss law है, एक्चुअल में वो क्या है, इक्विवेलेंट टू क्या है, Coulomb's law है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, Gauss law is equivalent to Coulomb's law। ये क्या है मेरा, Coulomb's law के इक्विवेलेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को Gauss law दिया हुआ है तो मैं Gauss law से Coulomb's law निकाल सकता हूं। अगर मेरे को Coulomb's law दिया है तो मैं Coulomb's law से Gauss law बना सकता हूं। ठीक है, तो Coulomb's law से Gauss law भी हमने किया है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था और इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हमने phi इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला। अगर मुझे ये दिया हुआ है तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, Coulomb's law क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं। तो जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ या फिर डिडक्शन ऑफ Coulomb's law फ्रॉम Gauss law। ठीक है, हिंट डालो, डिडक्शन ऑफ Coulomb's law बाय Gauss law, डिडक्शन ऑफ Coulomb's law, एक स्पेलिंग सही लिखी मैंने, Coulomb's law बाय Gauss law, बाय Gauss's law। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे। उससे पहले एक बार मैं टाइम देख लूं, ठीक है, कहीं वीडियो लंबी तो नहीं होगी। वीडियो लंबी हो चुकी है, इट्स अबाउट 51 मिनट विच इज टू लार्ज। ठीक है, ओके, मैं थका तो नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपकी भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करो ना आप लोग, तो आप लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो कंटिन्यूसली स्क्रीन में देख रहे हो, तो थोड़ा मैं यहाँ पर विराम ले लेता हूँ और इसका मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कल आएगी। ओके, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा आपको, और कल को हम यहाँ पर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा हो, इसको मिटाऊंगा मैं नहीं मैं। ठीक है, इसी को यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, एकदम मतलब कंटिन्यूटी के साथ चलेंगे। ऐसा फील आएगा आपको कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको मैं फील लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है कि आप मेरे सामने, वहाँ पंखा चल रहा है, वहाँ मेरा बैडमिंटन लटका है, यहाँ पर ये बोतल रखी हुई है, वहाँ वो शीशा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि मैं क्लासरूम में हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अंदर बैठा हूँ, लेकिन मैं ये फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं एक्टिंग। ठीक है, बिकॉज एक टीचर को अच्छा एक्टर भी होना चाहिए ना, ताकि वो उसकी भावनाओं को समझ सके कि उसका स्टूडेंट उससे क्या चाहता है। आप चाहते हो कि मैं आपको एक क्लास का फील दूँ, तो मैं आपको वो देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और वो उसी तरीके से मेरा यहाँ पर जो पढ़ाने का लहजा है वो भी उस तरीके से आ रहा है कि मैं एक कंटिन्यूटी के साथ चल रहा हूँ। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को नहीं पकड़ रहा हूँ, जैसे आपके प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं या फिर जैसे आपके टीचर आपको पढ़ाते होंगे क्लास 10th में, 11th में, 12th में, उस तरीके से मैं पढ़ाने की यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा और आना भी चाहिए यार। मतलब इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है यार, गॉस थ्योरम चल रही है, Coulomb's लॉ चल रहा है, गॉस से कुलाम से गॉस में हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो मज़ा आना चाहिए। ठीक है, एंजॉय करना चाहिए आपको हर सब्जेक्ट को। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।